माननीय सदस्यों, संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अभी 2 माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाए हैं और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाई देगा। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन करती हूँ। माननीय सदस्यगण, इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालुओं प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मोनो अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोए हैं। मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय सदस्यगण, भारत की विकास यात्रा की इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। मेरी सरकार गांव में गरीबों की उनकी आवासीय भूमि का हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने से जारी किए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीने में 41,000 करोड़ रुपया की राशि का भुगतान हुआ है। जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्षों और उससे अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। इन्हें हर वर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़कर 20 लाख रुपया कर दी गई है। मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाएंगे। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू किया गया है। सहकार से समृद्धि की भावना पर चलते हुए सरकार ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना को प्रस्ताव स्वीकृत किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में 25,000 बस्तियों को जोड़ने के लिए
70,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किए। आज जब हमारा देश अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष मना रहा है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके विजन का पर्याय बनी हुई है। देश में अब 71,000 वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही है, जिनमें पिछले 6 माह में ही 17 नए वंदे भारत और एक नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया है। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषय पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए हैं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के 1 दशक के कार्यकाल ने विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है। विकसित भारत के विजन में जन भागीदारी का सामूहिक सामर्थ्य है, देश की आर्थिक उन्नति का रोड मैप है, डिजिटल क्रांति के रूप में टेक्नोलॉजी की ताकत है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधार भी है। मेरी सरकार के प्रयास के बल पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। विकसित भारत की उड़ान को हमारे संविधान के आदर्शों का सतत मार्गदर्शन मिलता रहे, इसके लिए सरकार ने सेवा, सुशासन, समृद्धि और स्वाभिमान इन प्रमुख सिद्धांतों को गवर्नेंस के केंद्र में रखा है। सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने संकल्पों को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। मेरी सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इस मंत्रों का एक ही लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण। माननीय सदस्यगण, जब देश के विकास का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मिलने लगता है, तो भी विकास सार्थक होता है। मेरी अंत्योदय की वह भावना है जिसके प्रति मेरी सरकार संकल्पित रही है। गरीब को गरिमापूर्ण जीवन मिलने से उसमें जो सशक्तिकरण का भाव पैदा होता है और गरीबी से लड़ने में उसकी मदद करता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने 12 करोड़ शौचालय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क दिए गए 10 करोड़ गैस कनेक्शन, 80 करोड़ जरूरतमंदों का राशन, सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन जैसे अनेक योजनाओं में गरीब को ये भरोसा दिया गया है कि वे सम्मान के साथ जी सकते हैं। ऐसे ही प्रयासों की वजह से देश के 25 करोड़ लोग गरीबों को परास्त करके आज अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने न्यू मिडिल क्लास का एक ऐसा समूह तैयार किया है जो भारत की ग्रोथ को नई ऊर्जा से भर रहा है। माननीय सदस्यगण, भारत जैसे देश की आर्थिक उन्नति मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा, देश उतने ही ऊंचा उड़ान भरेगा। मेरे सरकार ने मुक्त स्वर से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा है, बल्कि हर मौके पर उसे सराहा भी है। सरकारी कर्मचारी भी मिडिल क्लास के अहम प्रतिनिधि है। हाल ही में मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ये निर्णय आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि का आधार बनेगा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों का यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50% सुनिश्चित पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है, जिसका व्यापक स्वागत हुआ है। मध्यम वर्ग का अपने घर का सपना पूरा करने के लिए भी मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। रेरा जैसे कानून बनाकर मध्यम वर्ग के सपने को सुरक्षा दी गई है। घर के लिए लोन पर सब्सिडी दी जा रही है। उड़ान योजना ने लगभग 1.5 करोड़ लोगों का हवाई जहाज में उड़ने का सपना पूरा किया गया है। जन औषधि केंद्रों में 80% रियायती दरों पर
मिल रही दवाओं से देशवासियों की 30,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा बचे हैं। हर विषय की पढ़ाई के लिए सीटों की संख्या में भी कई गुना बढ़ोतरी का बहुत लाभ मध्यम वर्ग को मिला है। राष्ट्र निर्माण में करदाता के योगदान को मेरी सरकार ने सम्मान देते हुए टैक्स से जुड़े मसलों को आसान किया है। टैक्स विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है। आप देश में 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को जिन्हें सिर्फ पेंशन मिलती है, आयकर रिटर्न दाखिल करने के संबंध में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में यानी ह्यूमन लेड डेवलपमेंट में विश्वास करती है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। देश की 10 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया है। इन्हें कुल 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से वितरित की जा रही है। मेरी सरकार का लक्ष्य देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। आज 1 करोड़ 15 लाख से भी अधिक लखपति दीदी एक गरिमामयी जीवन जी रहे हैं। इनमें से लगभग 50 लाख लखपति दीदी बीते 6 महीने में बनी हैं। ये महिलाएं एक उद्यमी एक के रूप में अपने परिवार के आय में योगदान दे रहे हैं। इंश्योरेंस फॉर ऑल की भावना के साथ कुछ महीने पूर्व ही बीमा सखी अभियान भी शुरू किया गया है। हमारे बैंकिंग और डिजी पेमेंट्स सखियां दूर दराज के इलाकों में लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कृषि सखियां नेचुरल फार्मिंग के बढ़ावा दे रही हैं और पशु सखियां के माध्यम से हमारा पशुधन मजबूत हो रहे हैं। ड्रोन दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का माध्यम बने हैं। ये इस संसद के लिए गौरव का विषय है कि बड़ी संख्या में भारत की बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, पुलिस में भर्ती हो रही हैं और कॉरपोरेट कंपनियों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। मेरी सरकार के निर्णय के बाद बालिकाओं की भर्ती राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रारंभ हो गई है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी महिला कैडेट्स को भर्ती शुरू की गई है। हमारी बेटियां आज ओलंपिक में मेडल लाकर देश को भी गौरवान्वित कर रही हैं। मैं भारत की संसद के माध्यम से देश की नारी शक्ति को विशेष बधाई देती हूँ। माननीय सदस्यगण, पिछले 1 दशक में देश के हर बड़े प्रयास का दायित्व आगे बढ़कर भारत के युवाओं को उठाना पड़ा है। आज हमारा युवा स्टार्टअप स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर फील्ड में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। माय भारत पोर्टल के जरिए लाखों युवा राष्ट्र निर्माण के कार्य से जुड़ रहे हैं। पिछले 1 दशक में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने रिकॉर्ड संख्या में 10 लाख माननीय सदस्यगण, विकसित भारत के निर्माण में किसान, जवान और विज्ञान के साथ ही अनुसंधान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा लक्ष्य भारत को ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस बनाना है। देश के शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपया की लागत से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया गया है। 10,000 करोड़ रुपया के लागत से विज्ञान धारा योजना के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान को आगे बढ़ाते हुए इंडिया एआई मिशन प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से भारत इस फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में स्थान बना सकेगा। मेरी सरकार देश में बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बायो ई ट्री पॉलिसी लाई है। ये पॉलिसी भविष्य की औद्योगिक क्रांति का सूत्रधार होगा। बायो इकोनॉमी का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग करना है, जिससे पर्यावरण को संरक्षित करते हुए रोजगार के नए अवसर पैदा होगा। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने अर्थव्यवस्था को पॉलिसी पैरालिसिस जैसे परिस्थितियों से उबरने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम किया है। कोविड और उसके बाद के हालात एवं युद्ध जैसी वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो स्थायित्व एवं रेजिलियंस दिखाया है, वो उसके सशक्त होने का प्रमाण है। मेरी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वन नेशन वन टैक्स की भावना के तहत जीएसटी को व्यवस्था लागू की गई है, जिसका फायदा सभी राज्यों को मिल रहा है। मेक इन इंडिया जैसी नीतियों के कारण आप बड़े ग्लोबल ब्रांड को प्रोडक्ट पर भी मेड इन इंडिया के लेवल्स देखने लगे हैं। माननीय सदस्यगण, भारत के छोटे व्यापारी गांव से लेकर शहरों तक हर जगह आर्थिक प्रगति को गति देते हैं। मेरी सरकार छोटे उद्यमियों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए उन्हें स्वरोजगार के नए अवसर दे रही है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स सभी प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। तीसरी कार्यकाल में मेरी सरकार द्वारा मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपया से बढ़ाकर 20 लाख रुपया करने का लाभ करोड़ों छोटे उद्यमियों को हुआ। मेरी सरकार ने क्रेडिट एक्सेस को आसान बनाया है। इससे वित्तीय सेवाओं की लोकतांत्रिक बनाया जा सका है। आज लोन, क्रेडिट कार्ड, बीमा जैसे प्रोडक्ट सबके लिए आसानी से सुलभ हो रही है। दशकों तो हमारे देश के रेहड़ी फैक्ट्री पर दुकान लगाकर आजीविका चलाने वाले भाई बहन बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रहे। आज उन्हें पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिल रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के आधार पर उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए और लोन मिलता है। ओएनडीसी की व्यवस्था ने डिजिटल कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग की व्यवस्था को समावेशी बनाया है। आज देश में छोटे बिजनेस को भी आगे बढ़ाने का समान अवसर मिल रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने 10 वर्षों में प्रगति के जो नए अध्याय लिखे हैं, उनमें से एक स्वर्णिम सोपान भारत को डिजिटल क्रांति का भी है। आज भारत टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक प्रमुख ग्लोबल प्लेयर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। दुनिया के बड़े देशों के साथ ही भारत में 5G सर्विसेज की शुरुआत इसका एक बड़ा उदाहरण है। भारत की यूपीआई टेक्नोलॉजी की सफलता से दुनिया के कई विकसित देश भी प्रभावित हैं। आज 50% से ज्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। मेरी सरकार ने विमानों के परिचालन के लिए हम एयरपोर्ट्स का विस्तार कर रहे हैं। पिछले एक दशक में देश के एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी हो गई है। माननीय सदस्यगण, विकसित भारत को गति देने के लिए हमारे शहरों को फ्यूचर रेडी बनाना आवश्यक है। इस दिशा में मेरी सरकार ने शहरी सुविधाओं का आधुनिकीकरण कर उन्हें एनर्जी एफिशिएंट बनाने पर जोर दिया है। साथ ही नई शहरों के विकास के भी नींव रखी जा रही है।
मेरी सरकार ने लगभग 28,000 करोड़ रुपया के निवेश से देश भर में 12 इंडस्ट्रियल नोड और शहरों के पास 100 औद्योगिक पार्क बनाने का भी निर्णय लिया है। शहरी यातायात को सुगम बनाने के कार्य लगातार जारी है। दिल्ली, पुणे, ठाणे और बेंगलुरु में मेट्रो प्रोजेक्ट्स और अहमदाबाद भुज रूट पर शुरू हुई नमो भारत रैपिड रेल सर्विसेज विकसित भारत के शहरों का स्वरूप। कुछ सप्ताह पूर्व ही दिल्ली में रिठारा नरेला कुंडली कॉरिडोर का काम शुरू हुआ है, जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के बड़े सेक्शन में से एक होगा। मेरी सरकार के निरंतर प्रयास से दिल्ली में मेट्रो टूर लगातार बढ़ रहा है। 2014 में दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का कुल नेटवर्क 200 किलोमीटर से भी कम था। अब ये बढ़कर दुगुना से भी ज्यादा हो गया। आज मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि भारत का मेट्रो नेटवर्क अब 1000 किलोमीटर के माइलस्टोन को पार कर चुका है। भारत अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया। लगभग 8,000 करोड़ रुपया के खर्च से देश में 52,000 इलेक्ट्रिक बस चलाने का भी निर्णय हुआ है। इससे शहरी इलाका में सुगम और स्वच्छ यातायात की सुविधा मिलेगी और अनेक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आसान कनेक्टिविटी और अर्बन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश में 15 रोपवे प्रोजेक्ट्स की योजना पर भी काम हो रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार बहुआयामी एवं समरस सर्वस्पर्शी विकास की नीतियों पर काम करती आई है। इसीलिए मेरी सरकार ने जितना बल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया है, उतने ही सौगन प्रयास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति के लिए भी किए हैं। समाज के हर वर्ग तक सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। अस्पताल, इलाज और सेवा की व्यवस्था के कारण एक सामान्य परिवार में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च निरंतर कम हो रहा है। देश में नागरिकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं। देश में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या और इलाज में होने वाले खर्च को देखते हुए अनेक कैंसर दवाओं को कस्टम ड्यूटी में से मुक्त कर दिया गया है। सर्वाइकल कैंसर के लिए अब तक लगभग 9 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। मेरी सरकार के प्रयास से दिमागी बुखार से लड़ने में देश को काफी सफलता मिली है। इससे होने वाले मृत्यु दर अब घटकर 6% रह गए। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी के मरीजों की संख्या भी घटी है। मेरी सभी देशवासियों और माननीय सांसदों से आग्रह है कि हम सब मिलकर टीबी मुक्त भारत के अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। तो वास्तव में हम राष्ट्र के नागरिकों की क्षमता एवं उपलब्धियों का ही उल्लेख कर रहे होते हैं। आज देश के विकास में सबका साथ है, इसीलिए हम देश के सही सामर्थ्यों का अनुभव कर पा रहे हैं। मेरी सरकार के प्रयासों का सबसे अधिक लाभ देश के दलित, वंचित और आदिवासी समाज को मिल रहा है। आजादी के दशकों बाद भी हमारे जिस जनजातीय एवं आदिवासी समाज की उपेक्षा होती रही, मेरी सरकार ने उसके कल्याण को पहली प्राथमिकता दी है।
जनजातीय व जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। देश भर में स्थापित 470 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के माध्यम से लगभग 1.25 लाख आदिवासी बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जा रही है। पिछले 10 वर्ष में आदिवासी बहुल इलाकों में 30 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। विशेष राष्ट्रीय मिशन चलाकर आदिवासी समुदाय की सिकल सेल से जुड़े स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत लगभग 5 करोड़ व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जनजातीय विरासत को सहेजने के लिए भी मेरी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का पर्व पूरे देश में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।